हमारी गाड़ी एक बड़ी सड़क पर मुड़ी। हम कुछ देर पहले भी वहां से गुजरे थे, मगर उस वक्त वो मकाम हमें नामुवाफिक लगा था, इसलिए हमने वहां से फौरी तौर पर खिसकने की कोशिश की थी। मगर किस्मत की खूबी देखिए कि अब हम बशौक उधर चले आए थे। असलम अली ने अकबी आईने पर निगाह डाली। मैंने भी पीछे मुड़कर देखा। वो मोटरसाइकिल सवार बदस्तूर हमारे ताक़ुब में था। हमारा बाहमी फासला कोई 125 गज रहा होगा। असलम अली ने इत्मीनान से हाँ में सर हिलाया और फिर गाड़ी अचानक एक बड़े से खुले फाटक में मोड़ कर रोक दी। फाटक पर तैनात 2 मुसल्लह संतरी हमारी इस अचानक मुदाखलत पर चौंके और अपनी SLR राइफलों का रुख हमारी गाड़ी की तरफ कर दिया। तभी असलम अली ने अपना सिक्योरिटी गार्ड उनकी तरफ करके गुजराती में लगभग बिलबिलाते हुए कहा, हाय हाय सरकार, हमारी तरफ क्यों बंदूकें सीधी कर लीं? हम तो तारापुर स्टाफ कॉलोनी से यहाँ आए हैं और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुँचे हैं। एक काली शर्ट वाला लुटेरा बहुत देर से मोटरसाइकिल पर हमारा पीछा कर रहा है, उसे पकड़ो और हमारी जान बचाओ। असलम अली की बात सुनकर वो दोनों चौंके और फिर तेजी से फाटक की तरफ बढ़े। हम दोनों ने एक साथ पलट कर देखा। लगभग उसी वक्त कैप्टन ईश्वर की तरफ से हमारा दुम छल्ला बनाया जाने वाला हरकारा हमारा ताक़ुब करते हुए मोटरसाइकिल पर फाटक के करीब पहुंच गया। तभी मैं जोर से चिल्लाया, कहा, यही है वो बदमाश, रोकें इसे। ये सुनते ही दोनों संतरियों ने आगे बढ़कर उसकी राह रोक ली और एक साथ अपनी राइफलों का रुख उसकी तरफ कर दिया। साथ ही उनमें से निस्बतन हट्टे कट्टे मोटी गर्दन वाले संतरी ने नारा लगाया, खबरदार, मोटरसाइकिल रोक दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। इस अचानक उफ्ताद से वो जासूस इतना घबरा गया कि उसने ब्रेक लगाने की बजाय हैंडल वाला एक्सेलरेटर मजीद अपनी तरफ घुमा दिया। उसके साथ ही मोटरसाइकिल दोनों संतरियों में से मोटी गर्दन वाले से रगड़ खाकर तेजी से आगे बढ़ी। मोटरसाइकिल से चोट खाने वाला संतरी गुस्से और तकलीफ के मिले जुले एहसासात के साथ बुरी तरह धाड़ा और फिर उकाब किसी फुर्ती से तेजी से आगे बढ़ती मोटरसाइकिल की तरफ लपका। हमें उस वक्त ये लगा कि काली कमीज वाला जासूस फरार होने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा ये देखते ही असलम अली ने गाड़ी रिवर्स की और हम फाटक से बाहर आ गए। मगर तैश की शिद्दत ने मोटे संतरी के वजूद में बिजली भर दी। वो भारी भरकम गालियां बकते हुए काली कमीज वाले के पीछे दौड़ा और 15-16 गज का फासला चंद लम्हों में तय करके मोटरसाइकिल तक पहुंच गया। मोटी गर्दन वाले ने उसकी कमीज के कॉलर में अकब से हाथ डालकर उसे एक झटके से पीछे खींच लिया। उस गैंडे की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मोटरसाइकिल सवार की गिरफ्त हैंडल पर खत्म हो गई और वो झटका खाकर पीछे खिंचा चला आया, जबकि मोटरसाइकिल उसके नीचे से निकलकर आगे बढ़ गई और फुटपाथ से टकराकर जमीन पर ढेर हो गई। मोटरसाइकिल सवार बाएं कूल्हे के बल बुरी तरह सड़क पर गिरा। उसका दायां हाथ सड़क से टकराया था और उसे काफी रगड़ें भी लगी होंगी, मगर मुझे यकीन था कि गर्दन को लगने वाले तबाहकुन झटके ने उसका हशर नशर कर दिया होगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो पहलू के बल सड़क पर पड़ा अजीब से अंदाज में बल खा रहा था, मगर उसकी मोटरसाइकिल से टक्कर खाकर पीछा करने वाले मुश्तंडे संतरी ने उसका कॉलर अभी तक जकड़ा हुआ था और मुगल्लजात उगलने का सिलसिला भी जारी था। ऐन उसी वक्त मैंने गाड़ी से निकलकर उनकी तरफ बढ़ते हुए हाँक लगाई, इसकी तलाशी लो जवान, मुझे यकीन है इसके कब्जे में हथियार होगा। मेरी बात सुनकर मुश्तंडा संतरी चौंका। उसने पलक झपकते में अपनी राइफल कांधे से लटकाई और जल्दी से अपनी शिकार के दोनों बाजू जकड़ लिए और फिर अपने साथी को चीख कर उसकी तलाशी लेने की हिदायत की, जो इस दौरान में उन दोनों के पास पहुंच चुका था। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि मोटरसाइकिल सवार ने इस दौरान में एक बार भी मज़ाहमत नहीं की थी। दूसरे संतरी ने भी अपनी राइफल शाने से लटका ली और अपने साथी की हिदायत के ऐन मुताबिक काली कमीज वाले जासूस की तलाशी लेने लगा। इस दौरान में असलम अली भी गाड़ी खड़ी करके मेरे पहलू में आन थमका और बगौर सारा तमाशा देखा। दूसरे संतरी ने काली कमीज वाले की तलाशी लेते हुए जैसे ही उसकी कमर टटोली, वो चौंक उठा। उसने अपने साथी को कुछ कहा और फिर दायां हाथ ऊपर उठाया। ज़हनी तौर पर तवक्को रखने के बावजूद हम चौंक उठे। संतरी के हाथ में एक रिवॉल्वर दिखाई दे रहा था। हथियार पर नजर पड़ते ही मुश्तंडे संतरी ने जासूस की कमर में जोर से घुटना मारा। वो जोर से चिंघाड़ा। अगले ही सानिये उसका सर छाती पर झुक गया। साफ लग रहा था कि वो होशो हवास से बेगाना हो चुका है। हम दोनों चलते हुए संतरियों और बेहोश जासूस के पास जा पहुंचे। मैंने उन दोनों को मुखातिब करके सताइश भरे लहजे में कहा, तुम दोनों ने आज जबरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है, जिस पर तुम बहुत बड़े इनाम के मुस्तहिक हो। ये जालिम डाकू पता नहीं आज तक कितने लोगों को लूट चुका होगा और ये हथियार देखकर तो लगता है उसने बहुत सी जिंदगियां भी छीनी होंगी। मेरी बात पूरी होते ही असलम अली ने अपनी कहानी शुरू की। बोला, मैं तारापुर एटमी प्लांट के इंचार्ज रतन का ड्राइवर हूँ
और ये उनके बहुत करीबी रिश्तेदार प्रोफेसर भावेश हैं। मैं रतन जी को तुम्हारी बहादुरी का ये वाकया बताऊंगा और उन्हें कहूंगा कि तुम दोनों को नकद इनाम दें और आला हुकाम से तुम्हारी तरक्की की सिफारिश भी कर लें। उस बदमाश का रास्ता रोककर तुमने न सिर्फ अपना फर्ज निहायत दलेरी और महारत से निभाया है, बल्कि हमें लुटने और शायद जान से जाने से भी बचाया है। इसके लिए प्रोफेसर भावेश और मैं दिल की गहराइयों से तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। एन उस वक्त जेब में हाथ डालते हुए मैंने गुफ्तगू की लगाम खुद थाम ली। मैंने कहा, रतन भैया तो खैर तुम्हें इनाम देंगे ही, मैं अपनी तरफ से तुम्हारी बेहतरीन कारकर्दगी के एतराफ में अपनी तरफ से कुछ न कुछ बतौर इनाम देना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने अपनी जेब से बरामद होने वाली रकम में से 50-50 रुपए उन दोनों की ऊपरी जेबों में ठूस दिए। उन्होंने चंद लम्हों के लिए एक दूसरे की तरफ देखा, मगर फिर दोनों ही ने एक दूसरे से नजरें चुरा ली और यूं बेनियाजी से हमारी तरफ देखने लगे जैसे लेन देन जैसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा करने की भी जहमत न की। इस दौरान में मुस्टंडे ने जासूस के बाजू छोड़ दिए थे और वो चित हालत में सड़क पर ढेर हो गया था। उसकी आंखें बंद थीं मगर सांसें अभी तक चल रही थीं। इससे पहले कि वो कुछ कहते, असलम अली ने उन दोनों को मुखातिब करके मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तुम दोनों वाकई सूरमा हो यार। तुम्हारी बहादुरी की जितनी तारीफ की जाए कम है, मगर तुम दोनों अपने नाम तो बताओ। पहला मुस्टंडा बोला, मैं चंपक महारथी हूँ और ये ऋषभ नाथ है। आप दोनों की मेहरबानी के हमारी कोशिश को सराहा। मैंने बावकार लहजे में कहा, तुम दोनों वाकई तारीफ के काबिल हो। अब तुम जरा इसकी हालत का जायजा लो, कहीं मर तो नहीं गया। मुस्टंडे ने बेपरवाह से लहजे में कहा, आप फिक्र न करें प्रोफेसर भावेश, ये बदमाश इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। बस कुछ देर के लिए बत्ती गुल हुई है इसकी। वैसे मर भी जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं है। गैर कानूनी फायर आर्म के साथ पकड़ा है हमने इसे। कानून इसे कोई रियायत नहीं करेगा। हम इसे उठाकर थाने में ले जा रहे हैं। हम इसे हवालात में बंद कर देंगे। आप लोग अंदर आकर ड्यूटी ऑफिसर के पास रिपोर्ट लिखवा दें। हो सकता है ये उतनी देर में होश में आ जाए। ये सुनते ही असलम अली ने कहा, मगर हमारे पास तो बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे फोटोग्राफर के पास से अपनी तस्वीरें लेकर भावेश जी के साथ जल्द से जल्द स्टाफ कॉलोनी पहुंचना है और रतन जी को तारापुर एटमी प्लांट लेकर जाना है। रतन जी की वहाँ बहुत अहम मीटिंग है। उन्हें देर हो गई तो संगीन मसला खड़ा हो जाएगा। मैंने असलम अली की तायद की, कहा ये ठीक कह रहा है। ऐसा करो, तुम इसे ले जाकर हवालात में बंद कर दो और अपने थाना इंचार्ज को सारी सूरत हाल बताओ ताकि वो इस लुटेरे के होश में आने पर इससे इब्तिदाई तफ्तीश कर लें। रात 8-9 बजे तक रतन जी खुद थाने आकर बतौर मुद्दई केस दर्ज करवा दें। दोनों संतरियों ने मशवरा तलब नजरों से एक दूसरे को देखा। फिर ऋषभ नाथ ने कमजोर से लहजे में कहा, जो हुक्म प्रोफेसर भावेश, मगर आप 2 मिनट के लिए। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, बात समझा करो यार। एक तो हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है और दूसरे तुम्हारा थानेदार रतन जी का सुनकर खुद उनके बंगले पर पहुंच जाएगा और सारा क्रेडिट खुद ले लेगा। फिर तुम दोनों के हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर रतन जी से भारी इनाम और हवालदार के ओहदे पर तरक्की की सिफारिश चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि रतन जी खुद थाने आएं। मैं उनसे तुम्हारी खुसूसी सिफारिश करूंगा। मेरे इस हरबे ने तवक्को से बढ़कर काम दिखाया। वो दोनों यकदम खुशी से खिल उठे और काली कमीज वाले जासूस को डंडा डोली करके थाने के फाटक की तरफ ले जाने लगे। मौका गनीमत जानकर हमने उन्हें प्रणाम किया और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। हम उन दोनों के फाटक में दाखिल होने से पहले ही वहाँ से रवाना हो चुके थे। हम जैसे एक चौराहे से घूमे, असलम अली ने खुशी से बेकाबू लहजे में कहा, मजा आ गया भैया। उस चिटकपड़िए की ऐसी दुर्गत बनी है कि जिंदगी भर याद रखेगा कि उसके साथ ये हुआ क्या। मुझे तो लग रहा है उसकी गर्दन ही टूट गई है। मैंने कहा, नहीं, गर्दन टूटती तो वो अब तक दम तोड़ चुका होता, मगर उसे चोटें बहुत जोर की आई हैं। कई घंटों तक होशो हवास से महरूम रहेगा और हमारे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अल्लाह की खुसूसी मेहरबानी है कि हमारी तरकीब हमारी तवक्को से भी कहीं ज्यादा कारगर रही। अगर उसे इतनी जोरदार चोटें न लगती और वो होश में रहता तो वो शायद अपना सर्विस कार्ड वगैरह दिखाकर जान छुड़ा लेता। असलम अली ने हंसते हुए कहा, उसकी कमबख्ती ने आज उसे हमारे पीछे लगाया है। याद रखेगा कि किसी से पाला पड़ा था। मुझे तो सोच सोच कर हंसी आ रही है कि ये वापस जाकर कैप्टन ईश्वर को क्या बताएगा। और उससे भी मजे की बात यह है कि हमने उससे पीछा भी छुड़ा लिया और मेजर गौरव और कैप्टन ईश्वर हम पर शक या हमसे तारुज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ठोस जवाब है। हमने तो एक लुटेरे को पुलिस के हवाले करने की कोशिश की थी। हमें क्या पता था कि उसे कैप्टन ईश्वर की तरफ से हमारी जासूसी के लिए पीछे लगाया गया है। वैसे भाई, तुमने जो तरकीब लड़ाई है, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर ये बात खुली कि कैप्टन ईश्वर और मेजर गौरव उसके जरिए मेरी जासूसी करवा रहा था तो मैं उनकी मजीद खिंचाई करूंगा।
मगर मुझे यकीन है कि वो इस हकीकत का इंकिशाफ नहीं होने देंगे। उस जासूस की असलियत तो अभी कुछ देर में खुल जाएगी। पुलिस वालों ने जेबों की तलाशी ली तो उसका सर्विस कार्ड उन्हें मिल जाएगा और वो सब उसे होश में लाने की कोशिश में लग जाएंगे। और मजे की बात यह है कि वो नमूना भी हमारे खिलाफ किसी कार्रवाई से इनकार करके मामला रफा दफा करने में लग जाएगा। असलम अली ने हंसते हुए मेरी तायद की। इस असना में हमारी गाड़ी छोटे से शहर को पार करके तेजी से बसों के अड्डे की तरफ बढ़ रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वहां उस वक्त 3 बसें मौजूद हैं, जिनमें से एक निस्फ भरी हुई थी और ड्राइवर की अपनी नशिस्त पर मौजूदगी से लग रहा था कि वो रवानगी के लिए तकरीबन तैयार है। हम दोनों गाड़ी एक तरफ खड़ी करके तेज तेज कदमों से बस की तरफ बढ़े। हम जैसे ही करीब पहुंचे, एक लंबे और दुबले पतले शख्स ने हमें मुखातिब करके मराठी लहजे में गुजराती बोलते हुए पूछा, हाँ साहब, कहाँ जाना है? बस अभी निकलने वाली है। मैंने अपने लहजे में अकीदत भरते हुए कहा, मुझे संतोषी माता के दर्शन करने जाना है, एक टिकट दे दो। मेरी बात सुनकर उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभर आईं। बोला, तुम संतोषी माता के कौन से मंदिर की बात कर रहे हो भाई? जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे इस रूट पर तो संतोषी माता का कोई मंदिर नहीं। इस पर असलम अली ने हैरानी से कहा, कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं अभी पिछले हफ्ते तो गया था वहाँ। इतने से दिनों में संतोषी माता का मंदिर कहाँ चला गया? इस पर वो शख्स कदरे झल्ला कर बोला, मैं इस रूट पर पिछले 15 साल से कंडक्टरी कर रहा हूँ, मुझे ऐसे किसी मंदिर का कैसे पता नहीं होगा। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने पूछा, तुम कौन से रूट की बात कर रहे हो भाई? उसने बेजार से लहजे में कहा, यही रूट, बोईसर से इमरोली, पलघार, रंसरोली और आखिरी अड्डा थाने। बाकी इलाकों के नाम तो मेरे लिए अजनबी थे, मगर थाने का जिक्र सुनकर मैं चौंका और फिर सारी बात मेरी समझ में आ गई। कसूर उसका नहीं था, हमसे ही बेवकूफी सरजद हो गई थी। मैंने जल्दी से कहा, माफ करना भाई, मुझे दरअसल पिच मार्ग के पास वाले संतोषी माँ के मंदिर जाना है। कंडक्टर ने समझने के अंदाज में सर हिलाया और फिर कहा, वहाँ जाने के लिए तो तुम्हें तारापुर जाने वाली बस में बैठना पड़ेगा। अब तक असलम अली भी सूरत हाल समझ चुका था। उसने कहा, शुक्रिया भाई, ये तारापुर जाने वाली बस कौन सी है? कंडक्टर ने नफी में सर हिलाया। बोला, इस अड्डे से तो कोई बस नहीं जाती। प्लांट वाली 2 बसें वर्कर्स को लेकर जाती हैं, जो सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले ही जा चुकी हैं। अब तुम्हें कार किराए पर लेनी पड़ेगी। मैंने कहा, क्या तुम किसी कार वाले को जानते हो जो मुनासिब किराया लेकर मुझे संतोषी माता के मंदिर पहुंचा दे और जिस दिन का कहूँ मुझे वापस ले आए? उसने हाँ में गर्दन हिलाई। बोला, यहाँ 6 गाड़ियों वाले ये काम करते हैं, यहीं आसपास कहीं मिल जाएंगे, मगर मेरा मशवरा है कि सिर्फ लाखी राम की गाड़ी लेकर जाना। उसकी फोर्ड का इंजन बहुत अच्छी हालत में है, गाड़ी भी आरामदेह है। अगर कोई गोरा उसे प्लांट की तरफ साथ नहीं ले गया तो थोड़ा ज्यादा किराया देकर भी उसी को ले जाना। बाकी 5 की गाड़ियां बस धक्का स्टार्ट हैं, रास्ते में धोखा दे जाती हैं। मैंने कहा, बहुत मेहरबानी भाई, हम लाखी राम को ढूंढते हैं। उसने इस बात में सर हिलाया और बस की तरफ बढ़ गया। असलम अली ने तशवीश भरे लहजे में कहा, ये तो नई आजमाइश खड़ी हो गई, अब उस लाखी राम को ढूंढना पड़ेगा। मैंने फिक्रमंद लहजे में कहा, यार हम उसे ढूंढ भी लें तो एक प्राइवेट गाड़ी में सिक्योरिटी के हवाले से इस हसास इलाके की तरफ से सफर करते हुए मेरा नजरों में आ जाना बहुत आसान है। फिर ये लाखी राम गवाह बन जाएगा कि उसने मुझे कहाँ उतारा था। असलम ने कहा, मजबूरी है भाई, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैंने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, वरना कोई मोटरसाइकिल भी खरीदी जा सकती थी। असलम ने नफी में सर हिलाया। बोला, इस छोटे से शहर में कोई कतई अजनबी शख्स मोटरसाइकिल खरीदेगा तो वो भी नजरों में आ जाएगा। मैंने कहा, तो फिर कौन सा रास्ता बचता है भाई? असलम अली कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अचानक पुरजोश लहजे में कहा, एक रास्ता है भैया, मोटरसाइकिल खरीदने की बजाय हम चुरा लेते हैं। मैं तारें जोड़कर इंजन से डायरेक्ट कर दूंगा, तुम लेकर हवा हो जाना। तुम्हारी सलाह तो बहुत अच्छी है, मगर ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढने में वक्त लगेगा। उसने कहा, यार एक मोटरसाइकिल तो हमने 10-15 मिनट पहले ही सड़क के किनारे लावारिस पड़ी देखी है, हो सकता है दोनों संतरियों का ध्यान उस तरफ न गया हो। मैंने यकलख्त पुरुम्मीद लहजे में कहा, आज किस्मत हम पर बहुत मेहरबान है, हो सकता है वो मोटरसाइकिल अब भी उसी हालत में मौजूद हो, उसकी तो चाबी भी अभी तक लगी होगी, सिर्फ किक लगाकर स्टार्ट करनी पड़ेगी। असलम अली ने कहा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, चलो चलकर देखते हैं। हो सकता है पुलिस वालों ने अब तक वो थाने में ले जाकर खड़ी कर दी हो, मगर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, ज्यादा से ज्यादा चंद मिनट ही जाया होंगे ना। अगर मोटरसाइकिल वहां नजर न आई तो दूर से वापस पलट आएंगे। थाने की तरफ जाते हुए असलम अली ने गाड़ी की रफ्तार काफी तेज रखी। इस दौरान में वो मुझे संतोषी माता मंदिर तक का रास्ता समझाता रहा। हम जैसे ही थाने की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ मुड़े, असलम अली ने खुशी का नारा लगाया। वो मोटरसाइकिल पहले जैसी हालत में मौजूद थी। हम मजीद आगे बढ़े तो थाने के फाटक के आसपास दोनों संतरी भी दिखाई न दिए, यानी मैदान साफ था।
असलम अली ने थाने से कोई 100 गज पहले गाड़ी रोक दी। मैं जल्दी से उतरा और तेज कदमों से मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। मोटरसाइकिल पहली ही किक पर स्टार्ट हो गई। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने गाड़ी गियर में डाली और फिर खासी तेजी से आगे बढ़ा। इस दौरान में असलम अली कमाल महारत से गाड़ी वापसी के रास्ते पर मोड़ चुका था। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हम जल्द ही सड़क का मोड़ घूमकर थाने की तरफ से देखने वाली किसी भी आंख के दायराए बीनाई से बाहर हो गए। असलम अली मुझे पीछे लगाए शहर के बैरूनी हिस्से में पहुंच गया और फिर बड़ी सड़क पर पहुंचने से जरा पहले गाड़ी रोक दी। मैंने असलम अली की गाड़ी के पास से गुजरते हुए हाथ के इशारे से उसे खुदा हाफिज कहा और मोटरसाइकिल शाहराह पर चढ़ा दी। सड़क गालिबन 1-2 साल पहले ही नए सिरे से डाली गई थी, लिहाजा उसकी हालत काफी अच्छी थी। मुझे कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि उस सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त काफी महदूद है। खुसूसन मुझे बस वगैरह तो एक भी नजर नहीं आई, हत्ता कि कोई बैलगाड़ी वगैरह भी कहीं दिखाई नहीं दी। अलबत्ता अपने से कोई निस्फ मील आगे चलती एक जीप जरूर दिखाई दे रही थी। इतनी दूर से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि किसी शहरी की गाड़ी है या पुलिस की, लिहाजा मैंने अपनी रफ्तार कम कर दी। उस जीप से मेरा फासला बढ़ने लगा और रफ्ता रफ्ता वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। साफ जाहिर था कि उसकी रफ्तार खासी तेज थी। अब मैं अकेला सड़क पर आगे बढ़ रहा था। अगरचे असलम अली के मुताबिक उसे पूरे रास्ते में पिच मार्ग के चौराहे से बाईं तरफ मुड़ने के बाद ही पुलिस चौकी दिखाई दी थी। ताहम मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रहा था कि किसी गश्त करती पुलिस जीप से सामना न हो। मुझे अंदाजा था कि हम स्टाफ कॉलोनी से ताकुब में आने वाले जासूस को जिस अबतर हालत में छोड़ाए हैं, उसका इतनी जल्दी संभलना और अपनी मोटरसाइकिल गायब होने से बाखबर होना लगभग नामुमकिन है। इसी तरह इस नीम देही इलाके की पुलिस से ये तवक्को भी अबस है कि जीप चोरी की इत्तला मिलते ही उसकी तलाश में चारों तरफ पुलिस टीमें भिजवा दी जाएंगी। फिर भी तारापुर एटमी प्लांट से कुर्बत की वजह से ये सारा इलाका हसास है। कौन जाने उस सड़क पर वक्तन फवक्तन पुलिस गश्त का एहतमाम किया जाता हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ये खदशात कमजोर होते गए। बोईसर शहर की पुलिस की हुदूद पीछे रह गई थी। अब मुझे कम से कम मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में तो नहीं रोका जा सकता था। मैंने अपनी रफ्तार एक बार फिर काफी बढ़ा दी। शहर के निवाह खत्म होने के साथ ही खेतों का सिलसिला पीछे रह गया था और सड़क के दोनों तरफ नीम बंजर जमीन पर उगा छितरा जंगल मेरे साथ साथ चल रहा था। मुझे सामने कोई 1.5 फरलांग आगे सड़क किनारे कोई ढाबे नुमा दुकानें और खोखे नजर आए। मजीद आगे बढ़ा तो पता चला कि ये छोटा सा बाजार एक नहर के पुल के करीब वाक़ है। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर दी। मेरा कुछ खरीदने का इरादा नहीं था। मैं उन देहाती दुकानदारों की तजस्सुस भरी नजरों का निशाना बनना नहीं चाहता था। उन्हें मुझे गौर से देखने का मौका मिलता तो मेरी शक्ल सूरत और हुलिया उनके जहनों में नक्श हो जाता। मगर मैं जब उन दुकानों के करीब पहुंचा तो एक वहशत अंगेज ख्याल मेरे जहन में बिजली की तरह चमका। असलम अली और मैं दोनों एक बहुत बड़ी गफलत का मुर्तकिब हुए हैं जो न सिर्फ हमारी मेहनत खाक में मिला सकती है बल्कि हमें या कम से कम मुझे खौफनाक अंजाम से दो चार कर सकती है। उसके साथ ही मेरा तारापुर एटमी प्लांट पहुंचने का इरादा भी हसरत बनकर रह जाता। अभी तो मैंने शायद आधा रास्ता भी तय नहीं किया था। ये अंदेशा इतना संगीन था कि मोटरसाइकिल के ब्रेक पर मेरे पांव का दबाव खुद ब खुद बढ़ गया। मैंने मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी की और पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खोलकर जल्दी से अंदर झांका। मुझे बगौर देखने पर टंकी की तह में बहुत मामूली से पेट्रोल की झलक दिखाई दी, यानी मोटरसाइकिल किसी भी वक्त जवाब देने वाली है। खुदा जाने आगे कहीं कोई पेट्रोल पंप है भी या नहीं। अगर है भी तो मैं इतने से पेट्रोल पंप में वहां तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। ऐन मुमकिन है मुझे एटमी प्लांट से फरार के लिए भी उसी मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़े। अब उस बाजार के दुकानदारों की नजरों में आने का खतरा मोल लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई और उस बाजार की सबसे बड़ी दुकान के सामने रोक दी। मुझे मोटरसाइकिल से उतरकर अपनी तरफ बढ़ते देखकर संदूकची नुमा गल्ले के पीछे बैठा नौजवान दुकानदार चौंका। रोजमर्रा इस्तेमाल के तरह तरह के सामान से भरी दुकान के अंदर मौजूद 55-60 साल का मुलाजिम भी सामने वाले हिस्से की तरफ आ गया। मैं दुकानदार को मुखातिब करने ही वाला था कि उसने मराठी में कुछ पूछा। मुझे उसकी बात का मफहूम ये समझ आया कि मैं क्या खरीदना चाहता हूँ। मैंने गुजराती में कहा, मेरी बेवकूफी है कि मैंने बोईसर के पास से गुजरते हुए मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलवाया। क्या यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप मौजूद है? उसने नफी में सर हिलाया, बोला, अब तो तारापुर जाकर ही पेट्रोल मिलेगा बाबूजी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया।